Today we will discuss the proofs. ये हमारे पास जो सेक्शन है वो 1.7 है चैप्टर 1 का। ये हमारा लास्ट सेक्शन है चैप्टर 1 का, ठीक है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर्स में मूव करेंगे। तो इस चैप्टर में हम प्रूफ्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ प्रूफ? उससे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं और प्रूफ के मतलब हम उससे पहले जाने से पहले हम एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम थ्योरम कहते हैं, तो उसको बात कर लेते हैं कि ये क्या है। अ थ्योरम इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी शोन टू बी ट्रू। थ्योरम क्या है? एक स्टेटमेंट है जो हमने शो करनी है कि वो ट्रू है, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ प्रूफ? A proof is a valid argument that establishes the truth of a theorem। ठीक है, हमारे पास जो प्रूफ है वो एक वैलिड आर्गूमेंट है। तो बेटा जैसे आप लोगों ने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था कि वैलिड आर्गूमेंट, तो क्या होते हैं वैलिड आर्गूमेंट? प्रूफ हमारे पास क्या है? प्रूफ इज अ वैलिड आर्गूमेंट, यानी कि जो हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था वैलिड आर्गूमेंट, बेसिकली वही हम यही उसी को आगे लेके जा रहे हैं, उसी को हम आगे मजीद रिफाइन करके कह रहे हैं कि वही जो वैलिड आर्गूमेंट है वही प्रूफ है। और वो प्रूफ है ना, वो बेसिकली जब वो कंक्लूजन है उसको हम कह देते हैं, जो हमारे पास फाइनल स्टेटमेंट है उसको हम थ्योरम कह देते हैं। थ्योरम हमने डिस्कस कर लिया कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हम कहना चाह रहे हैं, जो सपोज करते हैं कि वो ट्रू है, ठीक है। स्टेटमेंट्स इन अ प्रूफ कैन इंक्लूड द एक्सियोम्स समथिंग अज्यूम टू बी ट्रू। अज्यूम्स ऐसी स्टेटमेंट है जिसे हम अज्यूम करते हैं कि वो ट्रू हैं, ठीक है। तो जो प्रूफ के अंदर क्या हो सकता है? एक्सियोम्स हो सकते हैं, द प्रीमिसेस हो सकते हैं, प्रीवियसली प्रूव्ड थ्योरम्स हो सकते हैं, ठीक है जी। तो जब हम प्रूफ कर रहे होते हैं तो उसमें मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम अगर किसी चीज़ को प्रूफ करते हैं तो उसके अंदर रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस भी आ सकते हैं, सम डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। ऐसे जो आगे मेंशन है, रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस हैं, डेफिनेशंस हैं, ठीक है। और हम इंटरमीडिएट कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं, और इन तमाम को जब मिला के हम एक पूरा प्रूफ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और फाइनल स्टेप हमारे जो प्रूफ है उसमें कंक्लूजन जो ड्रा करते हैं, ठीक है। अब बेटा मजीद हमारे पास कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज लेमा, अ थ्योरम दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वी सम टाइम प्रूव अ थ्योरम बाय अ सीरीज ऑफ लेमास, ठीक है। लेमा क्या है बेटा हमारे पास? सर लेमा, ऐसा थ्योरम जो हमारे पास इम्पोर्टेंट नहीं होता लेकिन हाँ हम उसको यूज़ करते हैं उसको थ्योरम को प्रूव करने के लिए। बिल्कुल, शाबाश। उसके बाद है क्रोलरी, अ थ्योरम दैट कैन बी इजीली एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम अ थ्योरम दैट हैज बीन प्रूव्ड, ठीक है जी। ये हमारे पास ऐसा हमारे पास थ्योरम है दो जो कि पहले से एस्टेब्लिश्ड थ्योरम के ऊपर इजीली प्रूव किया जा सके, ठीक है। जो पहले से हमारे पास एक थ्योरम है जो प्रूव्ड है, उसकी बेस के ऊपर हम एक और थ्योरम कर दें एस्टेब्लिश, तो उसको क्रोलरी कहते हैं, ठीक है। सर ऐसे ये जो जी लेम्मा और कोरोलरी है ये बेसिकली ये भी थ्योरम ही है हमारे पास। जी जी बिल्कुल, आप इसको कह दें टाइप ऑफ, ठीक है। लेकिन चूंकि इनकी नेचर डिफरेंट है तो इसलिए हम इसको लहदा कह रहे हैं, ठीक है जी। तो वो जो डिफरेंस है वो हम बता भी रहे हैं कि लेमा जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, सीरीज ऑफ लेमा को मिला के थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। जो क्रोलरी है वो बेसिकली और किसी स्टैब्लिश थ्योरम की बेस के ऊपर हम एक और थ्योरम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद थर्ड है कंजक्चर, a statement proposed to be true statement usually based on partial evidence or intuition of an expert। तो कंजक्चर है ना, ये बेटा प्रपोजल होता है, काइंड ऑफ प्रपोजल, सजेशन कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, ये ठीक है, मैं दावा करता हूँ ये ठीक है, ठीक है। तो दावा जो कोई भी करेगा तो वो आमतौर पे
क्या होगा, पार्शियल एविडेंस के ऊपर होगा, ठीक है। वो हमें बिलीव नहीं है अभी, हमें नहीं पता, उसने प्रूव नहीं किया, उसने अभी दावा किया है, तो हो सकता है उसके पास पार्शियल एविडेंस हो, और या इंटुइशन ऑफ एन एक्सपर्ट, या उसकी सिक्स्थ सेंस कह रही है, छठी से हिस्स जो ना वो उसकी कह रही है कि जी आज कुछ होगा, ठीक है। या कोई भी दावा जो करता है तो उसको कंजक्चर कहते हैं, ठीक है। तो कंजक्चर वो स्टेटमेंट है जो अभी प्रूव नहीं हुई है, ठीक है। कंजक्चर वो स्टेटमेंट है जो अभी जिसको हमने जिसका प्रूफ नहीं दिया है, अभी हमने जिस दावा किया है कि ये चीज़ है, ठीक है जी। तो उस ऐसी चीज़ को हम कंजक्चर कहते हैं। अब बेटा हमारे पास है मेथड्स ऑफ प्रूविंग। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं प्रूविंग के लिए, तो प्रूव कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है इट इज़ नोन एज डायरेक्ट प्रूफ, ठीक है। तो हम डायरेक्ट प्रूफ में क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रूफ ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q first assumes that P is true and uses axioms, definitions, previously proved theorems with rules of inference to show that Q is also true, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर हमारे पास कोई चीज़ आती है तो हमने ये बताना है कि P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे हमारा मकसद क्या होता है, the above targets to show that the case where P is true and Q is false never occurs, thus P implies Q is always true। आपको बेटा पता है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक जगह ऐसी है, एक पोजीशन ऐसी है जहाँ पे एक एक जगह पे फॉल्स होती है। वो कब होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट, हाँ जी बेटा आप याद करें, रिमेंबर ट्रुथ टेबल और क्यू की वैल्यू का क्या हो कि आंसर फॉल्स आता है। सर पी की वैल्यू ट्रू हो गया फॉल्स होगा, क्यू की फॉल्स हो तब फॉल्स। जी बेटा जब ये होता है उस वक्त जब पी की वैल्यू ट्रू हो और क्यू की वैल्यू फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है। क्या होता है, जब पी की वैल्यू ट्रू हो क्यू की वैल्यू फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है। जी एक स्टेटमेंट है जहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स होती है, बाकी तीनों जगहों पे ये ट्रू होती है। तो हमने ये साबित करना है अब कि जो जहाँ पे फॉल्स होती है ना वो ये नहीं हो रहा, वो अकर नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट प्रूफ कहते हैं। एग्जाम्पल है डायरेक्ट प्रूफ की, इफ n इज एन ऑड इंटीजर देन n स्क्वेयर इज ऑड, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ हमने देना है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में हमने क्या करना है कि n भी ट्रू है, यानी कि जो इसका पहला पार्ट देखे ना, इफ n इज ऑड इंटीजर, तो n इज एन ऑड इंटीजर, यहाँ पे p है, और n स्क्वायर इज ऑड, यहाँ पे q है। तो अब हमने ये साबित करना है कि p भी ट्रू है और q भी ट्रू है, ठीक है। तो प्रूफ में हम लिखेंगे assume that n is an odd integer, ठीक है। दिस implies that there is some integer k such that, तो अगर हमने साबित करना है कि n ऑड इंटीजर है तो हम कहेंगे कि n इस शेप में होगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 2k प्लस 1 फॉर सम इंटीजर k। तो k बेटा कोई भी इंटीजर हो सकता है, k हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5। तो आप k की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करें, फर्ज करें k की वैल्यू 1 है, k 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो n क्या हो गया 3, ठीक है। अब k की जगह पे 2 पुट कर ले, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, n 5 हो गया। अब k की जगह 3 पुट कर लें, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7,
एंड 7 हो गया। अब आपने गौर किया कि हम इस इक्वेशन में, इस स्टेटमेंट में के की वैल्यू जो जो उनसे मर्जी पुट कर दें, जो n है वो क्या होगा, वो ऑड होगा। Yes, ऐसे sir. ही तो Yes, हमने sir. कहा कि ये n जो है ना, ये अब हमने p को साबित किया कि p n है ना, वो 2k+1 के इक्वल है। ठीक है, अब हमने साबित करना है q को। ठीक है, देन n स्क्वेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है n स्क्वेयर इज ऑड, तो हम कहेंगे n स्क्वेयर, इसी जो 2k+1 है, जो n है ना, इसको हम डबल कर देंगे, n स्क्वेयर कर देंगे। n स्क्वेयर इज इक्वल टू 2k+1 स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इस स्क्वेयर को ओपन कर लिया है, 2k2 प्लस 4k+1, फिर उसके बाद हमने 2 को कॉमन ले लिया, +1। अब गौर करें कि ये जो 2 है, ये ऊपर वाला यही 2 है, यहाँ पे k सिर्फ k है, यहाँ पे है 2k2 प्लस 2k, उसके बाद +1, और ये भी +1 है। तो हमने इसी को ऊपर वाली की शेप में लेके आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो एडिशन है ना, वो 2k2 प्लस 2k ये लेके आए। और अगर देखा जाए तो 2k2 प्लस 2k जो है वो भी एक इंटीजर है। ठीक है, अब इसको इस पे अपनी आसानी के लिए हम k की कोई वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि वाकई ऐसा है। तो फर्ज करें k की वैल्यू हम पुट करते हैं 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1 है, 1 इंटू 2 2, प्लस ये 1 है तो 2 4 हो गया इसका, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसका आंसर 4 है, बाहर 2 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 है, और +1 करें 9 है, तो इसका मतलब है कि आंसर क्या है, ऑड है। ठीक है, ऐसे ही है। अब k की कोई और वैल्यू पुट कर देते हैं, मैं करता हूँ लेट्स सपोज 5 कर देते हैं, तो k 5 का स्क्वायर लें 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50, 50 इसका हो गया, और 5 इंटू 2 10, 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 120, हाँ, और उसमें एक ऐड कर दें 121. हाँ 121, तो 121 इवन है या ऑड है? Odd है sir. Odd है. ठीक है, तो इस तरह हमने ये शो कर दिया 10 n स्क्वायर इज ऑड। ठीक है, अब हमने वेरीफाई भी कर लिया, इसमें जितनी वैल्यूज पुट करेंगे वो Odd है. रिजल्ट ऑड ही आएगा, 10 n स्क्वायर इज ऑड। तो हमने ये साबित कर दिया कि n स्क्वायर भी ऑड है। ठीक है, तो Yes. डायरेक्ट प्रूफ में हम p को साबित करते हैं कि वो ट्रू है, फिर q को साबित कर देंगे वो ट्रू है। ठीक है, ये हमारे पास है डायरेक्ट प्रूफ की एग्जांपल 1। अब एक और एग्जांपल को देखते हैं। इफ m and n are both square numbers, then m into n is also a square number। ठीक है, हमारे पास p है कि m and n are both square numbers, और उसके बाद q स्टेटमेंट है m into n is also a square number। तो हमने क्या साबित करना है, पहले p को ट्रू साबित करना है, फिर q को ट्रू साबित करना है। हम अज्यूम करते हैं that m and n are both squares, this implies that there are integers u and v such that m जो है वो भी स्क्वायर है एंड n जो है वो भी स्क्वायर है। ठीक है, यही हम कह रहे हैं ना कि ये ट्रू है। तो हमें अब साबित करना है q को, कि हम ये साबित करें कि जो m इंटू n है ये भी स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, m इंटू n इज इक्वल टू u स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका जो हमारे पास पावर है इसको इकट्ठा कर देंगे और पावर सेम हो जाएगी दोनों की, यू वी स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखेंगे 10 जो हमारे पास एम एन इज द स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हमने सिंपली साबित कर दिया कि ये भी स्क्वायर है, एम एन भी स्क्वायर है इसकी वैल्यू। ठीक, तो ये देखें सिंपली हम बहुत आसानी से हमने बता दिया। ये बेसिक मैथ की चीज़ें हैं बेटा, वो आपने पढ़ी हुई हैं, बहुत आसान है, जस्ट एक प्रोसीजर है कि उसको हमने बताना है कि हम कौन सा प्रोसीजर या कैसे इसको प्रूफ करेंगे। इसके बाद बेटा सेकंड मेथड है विच इज नोन एज प्रूफ बाय कंट्रापोजिशन।
ठीक है। द प्रूफ बाय कंट्रापोजिशन मेथड मेक्स द यूज ऑफ इक्विवेलेंस P implies Q is logically equivalent to not Q implies not P। ठीक है, अगर आप याद करें मेरे ख्याल से सेक्शन 1 या सेक्शन 2 के अंदर हमने जब ये सारे रूल्स हम देख रहे थे तो वहां पे जब कंडीशनल स्टेटमेंट देखी थी तो उसमें हमने कंट्रापोजिशन को डिस्कस किया था वहां पे, याद है बेटा आपको? अब ये देखें लॉजिकल इक्विवेलेंट है, दोनों साइड्स लॉजिकल इक्विवेलेंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं एक्सरसाइज में, हम कहते हैं कि बताएं दोनों साइड्स लॉजिकल इक्विवेलेंट है। तो जो आसान तरीका था हमारे पास वो हम क्या करते थे, हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते थे दोनों साइड्स का, दोनों इक्वेशन का, और उसका ट्रुथ टेबल जब ड्रॉ करके हम देखते थे कि हमारा जो फाइनल आंसर है अगर उसमें सेम है दोनों का तो वो दोनों क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। तो अगर आप P implies Q और not Q implies not P का टेबल ड्रा करेंगे तो आपको पता चलेगा दोनों के टेबल कि दोनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो ये तो पुरानी बात होगी। तो अब अगर हम वही बात करें इफ P then Q को साबित करना चाह रहे हैं तो फिर हमें उसका इक्विवेलेंट भी साबित कर दें, तो इसका मतलब है कि हमने P imply Q को ही साबित कर दिया। ठीक है, अगर एक चीज साबित करना चाह रहे हैं और हम उसका इक्विवेलेंट हमारे पास मौजूद है, अगर हम इक्विवेलेंट को साबित कर दें तो इसका मतलब है हमने जो ओरिजिनल चीज है उसको भी साबित कर दिया। ठीक है, तो फिर बात तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे। तो हमने किस चीज का प्रूफ देना है, नॉट Q implies not P का। ठीक है, to show that the conditional statement P implies Q is true, we first assume not Q is true and use axioms, definitions, proof theorems with rules of inference to show not P is also true। ठीक है जी, तो अब एग्जाम्पल है if 3n plus 2 is an odd integer then n is odd। ठीक है, अगर 3n plus 2 odd है तो क्या है, n भी odd है। तो प्रूफ क्या करना है, नॉट Q नॉट P। नॉट Q है, नॉट Q क्या है कि n ऑड नहीं है, और नॉट P है 3n plus 2 ऑड नहीं है। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर ऑड नहीं है तो फिर क्या है, इवन है। हमने साबित ये करना है कि n इवन है तो 3n plus 2 भी इवन है। ठीक है, तो assume that n is even, this implies that n is equal to 2k for some integer k। ठीक है, ये हम पिछली एग्जाम्पल में भी देख चुके हैं कि और जब हमने करना था तो 2k plus 1 लिखा था। अगर हमने इवन साबित करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, n is equal to 2k, k कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5, तो आप किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास इवन ही आएगा। ठीक है, तो हमने ये साबित किया कि अब ये जो हमारे पास Q है वो इवन है। ठीक है, और अब हमने ये साबित करना है कि 3n plus 2 भी इवन है, देन 3n plus 2 is equal to 3n की जगह पे हम 2k पुट कर देंगे, 3 into 2k plus 2, फिर इसको ओपन कर लेते हैं वो 6k plus 2 हो जाएगा, फिर इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 3k plus 1। ठीक है, तो इससे हमें साबित हुआ कि 3n plus 2 इवन है। क्यों इवन है कि ये सारा एक नंबर है, 3k plus 1 एक नंबर है, और जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या करेगा, इसको इवन बना देगा। अगर 2 इसके साथ करेगा तो क्या करेगा, उसको इवन बना देगा। तो अभी हमने ये बात की कि ये भी इवन है, n भी इवन है और 3n plus 2 भी इवन है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q साबित कर दिया। सिंस द नेगेशन ऑफ कंक्लूजन implies the negation of hypothesis, the original conditional statement is true। ठीक है, तो हमने ये साबित किया कि P भी ट्रू है, नॉट Q भी ट्रू है,
जो कि बेसिकली हमारी कंट्रापोजिशन है, और ये साबित करती है कि हमारी जो एक्चुअल स्टेटमेंट है P implies Q वो ट्रू है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, show that if n is equal to n equal to AB, where A and B are positive, then A less than equal to n square, n under root, or B less than equal to n under root. Assume that both A and B are larger than n under root। ठीक है, हम assume ये करते हैं कि A और B ग्रेटर देन है n अंडर रूट। ठीक है, तो बेटा आपको पता है कि ये क्यों अज्यूम किया है, हम कंट्रापोजिशन प्रूफ बाय कंट्रापोजिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है साबित, पहले बार हमने करना है कि नॉट क्यू, तो नॉट क्यू हमारे पास ये है ए लेस देन बी लेस देन, तो इसका नेगेशन क्या होगी, लेस देन इक्वल की नेगेशन होगी ग्रेटर देन। ठीक है, तो हमने ये अज्यूम किया है कि ए बी आर लार्जर देन एन अंडर रूट। ठीक है जी, तो 10 हम ये फिर अब हमने इस चीज की नेगेशन साबित करनी है ऊपर वाले की, n इज इक्वल टू ए बी। ठीक है जी, तो अब इसकी नेगेशन क्या होगी, n इक्वल टू ए बी, इसकी नेगेशन हो सकती है कि n जो है वो ए बी के बराबर ना हो, वो जो है हमारे पास जो ए बी है वो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों सूरतों में ये ट्रू होगा, यानी कि n और ए बी के इक्वल नहीं है तो ट्रू है। ठीक है, 10 ए बी ग्रेटर देन n so that n is not equal to AB, since the negation of the conclusion implies the negation of the hypothesis, the original conditional statement is true। उसके बाद बेटा हमारे पास एक और प्रूफ का वे है जिसको हम कहते हैं कंट्राडिक्शन। द प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन मेथड मेक्स यूज ऑफ द, जी बेटा। सर अगर हमारे पास स्टेटमेंट गिवन होगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसके ऊपर ये वाला प्रूफ लगेगा, मतलब वो हमें कैसे? अच्छा, अगर आपको स्टेटमेंट गिवन है और आपसे पूछा जाएगा ना इस प्रूफ इस मेथड के थ्रू इसको करें, तो वो मेंशन होगा हमें? हाँ, वो मेंशन होगा, आपको मेंशन होगा कि इस मेथड के थ्रू करें। अगर मेंशन नहीं होगा तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। तो मतलब हम उसको किसी भी मेथड से करें वो प्रूफ हो जाएगा, मतलब वो हर तरीके से हो जाएगा? हाँ, ये डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट की नोयत क्या है। Yes. अभी तक जो हम स्टेटमेंट्स की नोयत पढ़ रहे हैं वो है कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ देन की। ठीक है, तो उसके लिए जो मेथड्स हम देख रहे हैं वो चल रहे हैं, तो आगे जाके ना हमारे पास इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट आएगी, तो उसमें फिर हमें थोड़ा सा डिफरेंट वे इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे हमारे पास अगले चैप्टर्स में आके इंडक्शन का एक मेथड है जिसके थ्रू प्रूफ हम कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी स्टेटमेंट की नोयत किस तरह की है, तो वो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते हम कवर कर रहे हैं, तो आप देखते जाएंगे कि कौन सा मेथड कहाँ पे ज्यादा सूटेबल है। ओके सर। The proof by contradiction method make use of the equivalence P logical equivalent to not P implies F naught, where F naught is any contradiction। तो बेटा ये बताएं कि कंट्राडिक्शन क्या होती है, आपने पढ़ा था टेटालॉजी कंट्राडिक्शन, तो क्या होती है कंट्राडिक्शन, कौन सी प्रोपोजिशन होती है? सर कंट्राडिक्शन वो होती है जब हमारे पास सारे आंसर फॉल्स आए। हाँ, ऐसी स्टेटमेंट जो हमेशा उसका आंसर फॉल्स आए। ठीक है, ऐसी जैसे टेटालॉजी हम कहते हैं ना कि ऐसी स्टेटमेंट जिसका आंसर हमेशा ट्रू आता है, तो कंट्राडिक्शन ऐसी स्टेटमेंट है जिसका आंसर हमेशा फॉल्स आता है। पी क्यू की हम कौन सी भी वैल्यू रखें, ठीक है, उसका आंसर हमेशा फॉल्स ही आएगा, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम कंट्राडिक्शन कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एफ नॉट है वो कंट्राडिक्शन है। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। वन वे टू शो दैट द लेटर इज एज फॉलोज, फॉर फर्स्ट अज्यूम नॉट पी इज ट्रू, then show that for some reason
R for some proposition R is true and not R is true. ठीक है, that is we show not P implies R and not R is true. अच्छा, अब ये यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम या कुछ आप सोच सकते हैं कि ये proposition R is true and negation of R is true, तो ये क्या है? तो बेटा ये हमारे पास कंट्राडिक्शन में हमने देखा था, हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट है कि इसका आंसर हमेशा हमारे पास फॉल्स आएगा, आर एंड नॉट आर। ठीक है, तो कैसे आएगा? तो मैं अभी है ना आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा हम टेबल एक बना लेते हैं, और अगर आपको याद नहीं है तो हम इसको यहाँ पे बना के देख लेते हैं। ठीक है, जैसे फर्ज करें हम, ये हमारे पास आर है और ये जो नेक्स्ट है ये हमारे पास नेगेशन ऑफ आर है। ठीक है, ये हमारे पास बेटा इसको अवॉइड कर दीजिए, क्लियर हो जाए। और एक कॉलम और हमें चाहिए, तो हम कॉलम टू द राइट एक कॉलम और, उसका उसमें क्या आ रहा है? आर एंड, ठीक है, तो ये आर और नेगेशन ऑफ आर। ठीक है, ये हमें यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसको आर जो है ना ये हमें लोअर पे चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? ये ट्रू हो सकता है, ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, और एक रो हम और ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट रो बिलो। ठीक है, और ये भी फॉल्स हो सकता है। और फिर नेगेशन ऑफ आर क्या होगी? पहले की फॉल्स होगी क्योंकि दोनों ऊपर ट्रू हो रहा है, फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है। और देखें तो फिर तो ये सिंपली हमें ये डुप्लीकेट हो रही हैं, तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है फिर। ठीक है, क्योंकि हम नेगेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको बेशक डिलीट कर दें, ये भी डुप्लीकेट हो रही है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ये आर एंड नेगेशन ऑफ आर, इसका क्या आंसर आएगा? सर फॉल्स आएगा इसका आंसर। हाँ, इसका आंसर आएगा फॉल्स। और दूसरा हमारे पास है फॉल्स और ट्रू, तो इसमें आर और नेगेशन ऑफ आर का क्या आंसर आएगा? सर ये भी फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स आएगा। देखें, हमने यहाँ पे जो भी वैल्यू रखी है उसका आंसर हमारे पास फॉल्स ही आया है, तो इसका मतलब है कि आर कंजक्शन नेगेशन ऑफ आर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कंट्राडिक्शन है। ये ऐसी प्रोपोजिशन है जिसका आंसर हमेशा फॉल्स ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एफ नॉट जो है वो कंट्राडिक्शन है। ठीक है, एफ नॉट हमारे पास यहाँ पे कंट्राडिक्शन है। वन वे टू शो दैट द लेटर is as follows. First assume not P is true and then show that for some proposition R is true and not R is true. That is, we show not P implies R conjunction not R is true. ठीक है, तो हमने अगेन यहाँ पे जो हमारे पास स्टाइल एस्टेब्लिश हो रहा है वो कंडीशनल स्टेटमेंट का है, लेकिन अब हमने उसमें नेगेशन ऑफ P को साबित करना है, फिर आर प्रपोजिशन को साबित करना है कि वो हमारे पास है। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। इफ 3n + 2 इज एन ऑड इंटीजर देन n इज ऑड। ठीक है, तो अज्यूम दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, देन वी हैव 2n + 2 इज ऑड एंड n इज इवन, एंड n इज इवन। ठीक है,
तो अभी हमने देखा कि डिस्कस भी किया कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक सूरत हाल में फॉल्स हो सकती है, और वो सूरत हाल कब है कि जब हमारे पास P ट्रू होता है और Q फॉल्स होता है, तभी फॉल्स होती है ना। तो अब हमने क्या करना है, इसको फॉल्स करना है। अज्यूम करते हैं कि स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फिर हमने ये किया कि जो पहले वाले स्टेटमेंट एज इसको रहने दिया P को, और Q को हमने कह दिया कि ये इवन है। ठीक है जी। तो द लेटर इम्प्लाइज दैट, ये चूंकि n इवन हमने कहा है तो n इज इक्वल टू 2k फॉर सम इंटीजर k, सो दैट 3n प्लस 2, अब n को 2k से रिप्लेस कर देंगे, 3 2k प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी। अगेन के पीछे हम प्रेस कर चुके हैं, 2 इंटू 3k प्लस 1। ठीक है, 10 3n प्लस 2 इज इवन। ठीक है, अ कंट्राडिक्शन अकर्स सो द ओरिजिनल स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो हमारे पास एक, हम कहते हैं कि कंट्राडिक्शन जो अकर हो गई है, क्यों। ठीक है जी, तो इससे साबित ये हुआ कि हमारे पास क्या है जी, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शो डैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, तो बताएं इरेशनल नंबर आपको है कोई याद, क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स? सर इरेशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। हाँ, ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में, जिसमें होल इंटीजर हम नहीं लिख सकते, होल इंटीजर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, तो इसके कोई एग्जांपल आपको याद है? सर इसकी एग्जांपल्स के यहाँ पे जिस तरह √2 बताया या सिंपल पाई जिस हाँ तरह इस्तेमाल होता था। हाँ, बिल्कुल इस तरह, जैसे √2 है, पाई है। ठीक है, ये दो ऐसी एग्जांपल हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर है, इनको प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। assume on the contrary it is rational। ठीक है, हम इसका उल्ट नॉट p शो करने लगे हैं। ठीक है, कि हम कहते हैं कि ये √2 जो है वो रैशनल है। ठीक है, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a over b फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स a and b with b is not equal to 0। तो इसका मतलब अगर हमने इसको कहा कि ये √2 जो है अगर रैशनल है, तो इसका मतलब है a over b, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक चीज मेक श्योर करनी है कि b 0 के बराबर ना। ठीक है, तो फर्दर वी मे restrict a and b to have no common factors। ठीक है, तो ये हम इसको फर्दर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो इट फॉलोज दैट a square is equal to 2b square so that a is even। ठीक है जी, अगर हमने a को इवन करना है तो हम क्या लिखेंगे, a square is equal to 2b square। ठीक है, then a is equal to 2c for some integer c so that, ठीक है, अब हम a को रिप्लेस कर देंगे 2c के साथ। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट a स्क्वायर है अब 2c स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद है 2b स्क्वायर। इट फॉलोज दैट b square is equal to 2c square so that b is even। ठीक है, तो हमने अब यहाँ भी ये साबित कर दिया कि जो b है वो हमारे पास इवन है। तो इस तरीके से हमारे पास एक कंट्राडिक्शन अकर हो गई है। ठीक है, और जिसकी वजह से हम अब ये साबित कर सकते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अच्छा जी बेटा, इसके बाद हमारे पास है बाई कंडीशनल। ये एक और अभी हमने जितने मेथड देखे हैं बेटा, उसमें हमने कंडीशनल की बात की है, इफ देन की। तो अगर हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं इफ एंड ओनली इफ, यानी बाई कंडीशनल की हैं, तो उसको हम कैसे देखेंगे। तो अगर हमें याद हो तो p if only q is logically equivalent to p implies q conjunction q imply p। कि हमारे पास अगर स्टेटमेंट है इस फॉर्म के अंदर p if and only if q, तो वो उसको हम साबित कर सकते हैं, या वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि p implies q and q implies p। ठीक है जी, इन जनरल we proving several propositions are equivalent, we can use the equivalence form। ठीक है, तो उसमें हम इक्विवेलेंस फॉर्म इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। p अगर हमारे पास ऐसे है p1 if and only if p2
इफ एंड ओनली इफ P3 अप टू Pk, तो अगर हमने उसको साबित करना होगा तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। P1 implies P2 एंड P2 implies P3 और फिर until हम पहुंचेंगे Pk implies P1, ठीक है जी। इस तरीके से भी हम इसको साबित कर सकते हैं कि हम पहले साबित करें P implies Q को और फिर साबित करें Q imply P को, ठीक है, और फिर उसका कंजक्शन हम ले लें तो हम अपनी ओरिजिनल स्टेटमेंट को साबित कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एक ये मेथड है। अब हमारे पास कुछ मिस्टेक्स हैं, तो मिस्टेक्स क्या हैं, तो हमारे पास फर्ज करें कि पहले ही एक स्टेटमेंट है, प्रूफ्स में कुछ मिस्टेक आप कर सकते हैं कि लेट 1 इज इक्वल टू 2, शो दैट 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू a, ठीक है। तो अब हम प्रूफ करने लगे हैं कि हम कहते हैं कि a इज इक्वल टू b गिवन, ठीक है। हम 1 2 के बजाय कह देते हैं कि एक a है एक b है, a इज इक्वल टू b गिवन है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू ab, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय a इन 1, ठीक है। हमने 1 में ये जो ए बी है इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स को, तो ए स्क्वायर हो गया ए बी हो गया। अब हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट बाय बी स्क्वायर इन 2, तो हमने यहाँ पे जो स्टेटमेंट नंबर 2 है इसमें से बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लिया दोनों साइड से। उसके बाद अगली स्टेटमेंट में हमने फिर इसको फैक्टर किया, तो ये हो गया ए माइनस बी प्लस इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू बी ए माइनस बी। तो अब हमने क्या किया, अगली स्टेटमेंट में हमने डिवाइड कर दिया इसको a माइनस बी, तो जब इसको a माइनस बी से डिवाइड किया तो a माइनस बी इधर से भी गया इधर से भी गया, और बाकी बचा a प्लस बी इज इक्वल टू b, ठीक है। तो अब बाय 1 एंड 5 पहली स्टेटमेंट और फिफ्थ स्टेटमेंट के मुताबिक ये हमारे पास 2b इज इक्वल टू b आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय b इन 6, ठीक है। तो फिर दोनों साइड्स को b से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो बेटा हमने तो साबित कर दिया कि 2 1 के बराबर है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमने कहाँ पे गलती की, तो यही यहाँ पे गलती हम कर रहे हैं कि a माइनस बी के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम ऊपर कह रहे हैं कि a माइनस बी जो है वो इक्वल है, ठीक है। a और b इक्वल है, हम ऊपर ये कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो 0 दोनों साइड पे हो जाएंगे, और फिर अगर 0 होंगे तो फिर क्या होगा कि उसको अनडिफाइंड हो जाएंगे और फिर उनको हम आगे कुछ प्रोसेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे गलती है, तो इसका मतलब है कि ये जो प्रूफ है ये गलत है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ मिस्टेक्स हम कर सकते हैं, तो ये बड़ा केयरफुल। जी बेटा, जीरो हो जाता है, ये तो जीरो हो जाता है ना 4 स्टेप में भी, अनडिफाइंड तो नहीं, मतलब अनडिफाइंड कैसे होगा, जीरो हो जाता है ये तो। 0 से नहीं, 4 से, अब 4 स्टेप है ना, 4 स्टेप में कुछ नहीं करना, हम 0 हो जाता है। 4 से 5th में जब जाते हैं तो तब होगा, 4 से 5th में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, a माइनस बी डिवाइड करना है दोनों साइडों को a माइनस बी के साथ। जब 4 से 5th में जाते हैं तो उसको डिवाइड करना है a माइनस बी के साथ, और ये गलत डिवाइड कर रहे हैं, गलत हमने डिस्कस कर दिया कि क्यों वो 0, वो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हम दोनों साइड्स को 0 के साथ डिवाइड करते हैं, ये कह रहे हैं ना। तो इस वजह से ये ठीक नहीं, ये गलत है, यहाँ 0 से डिवाइड करेंगे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सर फॉर एग्जांपल इसको तो हमने इस तरह प्रूव कर दिया, लेकिन हमारे पास एक ऊपर स्लाइड गुजरी जिसमें हमारे पास p इज इक्वल टू, हम वो कर रहे थे वो, जिसमें हमारे पास वो एक ऊपर वाली स्लाइड है 14 वाली, आई थिंक सो। हेलो, यस सर। सर जैसे इसमें अब हमारे पास ये है, तो इसके अंदर हम अगर इसको ट्रूथ टेबल की फॉर्म से प्रूव करें तो वो भी ठीक होगा, मतलब अगर आप सिर्फ कहें कि प्रूफ कर दो इसको, तो हम उसको इससे भी कर सकते हैं, उससे भी, मतलब दोनों। नहीं, वो ट्रुथ टेबल से प्रूव हो सकता है, लेकिन वो देखना है कि क्या वो ट्रुथ टेबल इजीली ड्रा कर सकते हैं हम, उसमें कोई मसला तो नहीं है। अब ये जो है ना, ये जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये तो हम ट्रुथ टेबल से पहले प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये हमने आपने देखा पिछले सेक्शंस में हमने इसके ऊपर डिस्कस किया, हमने टेबल भी ड्रा करके,
लेकिन ये यहाँ पे एज ए रूल के तौर पे इस्तेमाल होगा, तो ये अब दूसरे प्रॉब्लम्स को प्रूव करने के लिए हम इस रूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास अगर क्वेश्चन आ गया है कि इफ पी इफ एंड इफ ओनली क्यू की फॉर्म में आ गया है, तो फिर हम उसको कैसे साबित कर सकेंगे? तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे इस शेप में कि हम साबित करें पहले ये कंडीशनल स्टेटमेंट, उसके बाद साबित करें ये कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो अगर दोनों को साबित कर देंगे तो इसका मतलब है कि हमने ये ओरिजिनल को साबित कर दिया। यस सर। ठीक है, ये तरीका का है। तो ऐसे ही हमारे पास एक और है कि if n is an even integer then n is even, ठीक है। if n square is an integer even integer then n is even. Proof suppose that n square is even, then n square is equal to 2k for some integer k, ठीक है। let n is equal to 2m for some integer m, thus n is even, ठीक है। तो बताएं बेटा इसमें क्या गलती है? सर सबसे पहली बात तो ये है ना कि मतलब स्केयर्स कभी भी 2 के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ रकमों के लिए हो सकता है, मतलब वो इवन कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो कई बार हो जाता है, मतलब 2 का स्केयर इवन आता है हमारे पास 8 का स्केयर, लेकिन 7 का स्केयर इवन नहीं आता हमारे पास। हाँ, शाबाश, आपने पहली ये सही बात की है कि कुछ जगहों पे जो स्क्वायर है वो इवन होता है और कुछ जगहों पे इवन नहीं होता, ऑड होता है, ठीक है। तो लेकिन हमने तो यहाँ पे साबित कर दिया है कि इवन है दोनों। तो सर वही ना, मतलब हमने सपोज कर लिया ना, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इफ जो गिवन है, जो इफ n स्क्वायर इज इवन इंटीजर देन n इज इवन, तो ये फिर सिर्फ उन्हीं पार्ट्स के ऊपर अप्लाई होगा ना जिनमें हमारे पास n स्क्वायर इवन आता है, मतलब इवन नंबर्स के जो स्क्वायर्स होते हैं, जिस तरह 4 हो गया, 16 हो गया, 64 हो गया। हाँ, बाकियों पर ना ये अप्लाई हो सकता। नहीं, आपकी बात तो ठीक है, ये तो हमें पता है कि हमने कहा कि जी एन स्क्वायर जो है ना वो इवन ऑड हो जाता है, ठीक है। तो अब हमने ये प्रूफ करना है ना बाय रूल्स, बाय यूजिंग सम रूल्स और डेफिनेशंस और ये वो जो हम देख रहे हैं। तो इसके थ्रू हमने ये कहना है कि क्या वाकई ऐसा ये गलत है, क्या वाकई मतलब हमें पता चल गया है कि जो एन स्क्वायर है वो हमेशा नहीं आता इवन, ठीक है। तो अब लेकिन हमने साबित कर दिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो हमने कहा है उसमें क्या गलती है, जो साबित किया है, तो क्या क्या कौन सा रूल हमने गलत इस्तेमाल किया है? सर लेकिन हमने इसके अंदर उसको ऐसी इक्वेशन के इक्वल रख दिया, मतलब 2k के, तो वो तो फिर मतलब वो ट्रू ही होगा ना, मतलब सही हम इसको कंसीडर कर लेंगे। लेकिन अगर वो कहें तो वो तो फिर वो अहमद जैसे कह रहा है कि एन स्क्वायर का ऐसे आता है, इवन नहीं आता हर दफा। अच्छा, अब हमने साबित कैसे किया है? सर वो 2k के इक्वल रख के, मतलब एक इक्वेशन इस्तेमाल हाँ, करके वो। हमने साबित पता ना ऐसे किया है बेटा कि हमने कहा है कि पी, ठीक है, यहाँ पे सिंबल होगा P इम्प्लाई Q, ठीक है। अगर अगर हम कहते हैं P इम्प्लाई Q, तो हम ये भी कहते हैं कि Q इम्प्लाई P। हमने हमने हमें हमने देखा था पीछे एक एग्जांपल, शायद आपको याद हो, कि हम वहां पे हमने कहा कि अगर n इवन है, अगर n इवन है तो n स्क्वायर भी इवन होगा, ऐसे ही है। यस सर। यस सर। ठीक है, ये तो ठीक है ना, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि अगर n इवन है तो n स्क्वायर भी इवन होगा, ठीक है। तो हमने वो थी ये स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं?
Q इम्प्लाइज P, यानी हम उसको उल्ट कर रहे हैं, रिवर्स है। रिवर्स कर रहे हैं, और ये रिवर्स कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये फालसी है। अगर आपको याद हो तो हमने जो फालसीज पिछले सेक्शन में पढ़ी थी, तो उसमें एक फालसी ये थी कि आप उसको रिवर्स करेंगे तो वो गलत है, वो फालसी है, वो ठीक, वो टोटोलॉजी नहीं बनती है उसकी, जैसे कि अभी आपने देखा Q इम्प्लाइज P। तो हम यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं कि हम उसको फालसी को इस्तेमाल करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। तो फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो फालसी है, फालसी ऑफ अफर्मिंग, जो पहली फालसी हमने स्टडी की थी लास्ट सेक्शन में, चूंकि हम वो तरीका इस्तेमाल करके जहाँ पे इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो ये इस प्रूफ में ये इशू है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि इसमें कोई फालसी वगैरह, कोई गलत रूल का इस्तेमाल तो नहीं हम कर रहे।